हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा बाई राजीव हीर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पतन के कारण। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत विशाल सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान यानी ईरान बॉर्डर तक हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें उत्तर भारत में, तो जम्मू कश्मीर से लेकर यानी मांडा साइड से लेकर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तक, दायमाबाद तक हमें इसका विस्तार देखने को मिला। एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की बाकी सभी समकालीन सभ्यताओं में बहुत आगे रही, बहुत ही विशाल रही। एक ऐसी सभ्यता जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं और फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई, जैसे कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी फुली कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न, जो हमें बाकी किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिला। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर कोई भी प्रीस्ट या पुरोहित शासन नहीं करता। एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जहां पर टेम्पल सेंट्रिक ये सिविलाइजेशन न होकर ट्रेड सेंट्रिक सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर व्यापारियों का वर्चस्व होता है, महिलाओं के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्थेटिक सेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी बड़े स्तर पर हमें यहाँ पर जागरूकता देखने को मिली। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की भव्यता को प्रदर्शित करती हैं। फिर ऐसी विशाल सभ्यता कैसे पतन की तरफ चली गई, क्या रहे होंगे इस सभ्यता के पतन के कारण। इतिहासकारों में अभी भी अलग अलग मतों को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। कोई भी एक मत नहीं है इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि क्या कारण रहे या फिर कौन सा ऐसा कारण था विच वॉज द मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हिस्टोरियंस ने जितने भी मुद्दों पर चर्चा की है, आज हम उन सभी मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस सत्र में आज मैं आपको लेके चलूँगा उन सभी कारणों की तरफ जो कारण संभवतः सम्मिलित रूप से हमें ये जानकारी देंगे कि क्या रहे हैं इस पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के। लगभग 1750 बीसी के आसपास माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम होती गई, भूमि में उपज कम होती गई, जमीन जो है वो अब बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रही, आर्यंस ने हमला किया, कुछ ये मानते हैं। कुछ कहते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ या फिर ईरान के साथ, सीरिया के साथ, मिस्र के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चल रहा था, वो व्यापार जो है वो डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ और इनंडेशन मतलब जल भराव एक कारण रहा है कि ये पूरी की पूरी सभ्यता खाली कर दी गई और लोग यहाँ से बाहर चले गए, भाग गए। अर्थक्वेक, कुछ लोग भूकंप को कारण मानते हैं कि सीस्मिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो भूकंपीय मानी जाती हैं, और इन सभी लोगों के इस सभ्यता से पलायन करने के पीछे ये एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। वहीं कुछ इतिहासकार अब मानने लगे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, पर्यावरणीय असंतुलन हो गया, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई कि पर्यावरण जो है वो लोड नहीं ले पाया बढ़ती पॉपुलेशन का और एग्रीकल्चर के प्रेशर का। एक एक करके हम आज सभी टॉपिक्स के बारे में, सभी कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो कारण हैं वो कारण डिबेटेबल तो हैं, लेकिन फिर भी हम किस प्रकार इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर हुआ क्या था। सभी कारणों को हम कंबाइंडली पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे व्यापार की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हुआ, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई, बाढ़ हुआ, इनंडेशन हुआ। तो ये सब चीज़ें हुई क्यों, वो कौन से भौगोलिक कारण हैं जिनको हम इनके पीछे उत्तरदायी मानते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि भूकंपीय संबंधी जो घटनाएं हैं, जो इकोलॉजिकल रीजंस के साथ कनेक्ट की जाती हैं, ये कई कारणों से हो सकती हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, पृथ्वी के अंदर किसी फॉल्ट जोन या फॉल्ट लाइन के अलोंग कोई भी सीस्मिक जो वाइब्रेशंस हैं और वेव्स हैं वो निकल के बाहर की तरफ भागती हैं। ऐसा ही कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ होगा कि वो जो रीजन है वो सीस्मिकली एक्टिव रीजन रहा होगा
और जो सीस्मिक वेव्स हैं वो ज़मीन को चीरती हुई ऊपर की तरह गई होंगी, जिस फॉल्ट लाइन के अलोंग ये पास की होंगी, वहाँ पर जो नदी इसके ऊपर बह रही होगी इसका रास्ता संभवतः बदल गया होगा, क्योंकि अब ये फॉल्ट लाइन बैरिकेड की तरह काम करेगी और ये पानी ढलान की तरफ ही मुड़ने की कोशिश करेगा। तो पुराना जो बहाव रहा इस नदी का, वो बहाव या उस बहाव का रास्ता बदल जाएगा। इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कई सारी नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं, वहीं कई सारी नदियाँ सूख जाती हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर नदी है घग्गर हाकरा रिवर, इसको सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, ये नदी भी सूख जाती है। तो सभी कारणों का एक एक करके हम आज वर्णन करेंगे। आर्यंस का इन्वेजन, आर्यंस का आक्रमण माना जाता है ज़्यादातर इतिहासकारों के द्वारा कि आर्यंस भारत में आक्रमण करते थे। ये आर्यंस रहते कहाँ थे? ये आर्यंस संभवतः उस क्षेत्र में रहते थे जो सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। सदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया वाला रीजन, इसका क्या तात्पर्य हुआ? दक्षिणी रूस से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में जो स्टेपीज वाला एरिया है, घास के मैदानों वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में संभवतः ये रहते होंगे जिनको हम आर्यंस बोलते हैं। और ये आर्यंस उस वाले सेंट्रल एशिया वाले रीजन से इंडिया की तरफ आते हैं और इंडिया में इन्वेड करते हैं, आक्रमण करते हैं। एक शब्द हमें ऋग्वेदा से मिलता है जो दस्यु हत्या नामक शब्द है, यानी जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं ऋग्वेदा वाले टाइम पीरियड में इंडिया में, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उन्हें दस्यु बोला गया और इन दस्युओं की हत्या आर्यंस के द्वारा की गई। आर्यंस एक सुपीरियर मार्शल रेस हुई। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो हमने देखे कि वो ऐसी कोई युद्ध संबंधी ट्रेनिंग या कौशल नहीं लेते हैं, न ही ये युद्धों में शामिल रहते हैं, ये ज़्यादातर व्यापारी हैं। तो जब ये आर्यंस आक्रमण करेंगे तो आर्यंस शुरुआती रूप से ओरिजिनली ये कौन है? आर्यंस ये पेस्टोरलिस्ट हैं, यानी घुमंतू चरवाहे हैं। और चूंकि ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये लोग घोड़े से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। और जैसे कि ये आर्यन शब्द हिटलर ने मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर किया, जब हिटलर ने नाजीवाद की विचारधारा फैलाई, ये जो है स्वास्तिका और फायर आग, हॉर्स घोड़ा, या फिर चैरियट रथ, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द आर्यंस की आइडेंटिटी का प्रमाण है। आर्यंस भारत आए, लोकल यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं जो डार्क होंगे कॉम्प्लेक्शन में, उन डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोकल इनहेबिटेंट्स दस्युओं की इन्होंने हत्या करी। और चूंकि इनका कलर फेयर था तो बाद में जब हम वैदिक पीरियड की शुरुआत करेंगे तो हम ये पाएंगे कि समाज दो अलग अलग वर्णों में बढ़ जाएगा। एक होगा श्याम वर्ण और एक होगा श्वेत वर्ण। यानी जो आर्यंस भारत आए जो फेयर हैं कॉम्प्लेक्शन में, रंग में गोरे हैं, ये श्वेत वर्ण के कहलाए जाएंगे। और लोकल इनहेबिटेंट्स जो डार्क हैं कॉम्प्लेक्शन में, रंग जिनका सांवला या काला है, उन्हें श्याम वर्ण का बोला गया। तो एक तो कारण हुआ कि आर्यंस ने आक्रमण किया और आर्यंस ने बड़ी ही बर्बरता के साथ यहाँ के लोकल लोगों की हत्या कर दी। ये हुआ एक कारण जिसको इतिहासकार संभवतः मानते हैं। अब अगर हम देखें कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो आर्यंस की आक्रमण की थ्योरी के साथ एग्री करते हैं, अब एक नाम हमारे पास आता है मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर, और एक नाम आता है राम प्रसाद चंद। राम प्रसाद चंद और मॉर्टिमर व्हीलर ये मानते हैं कि हो न हो आर्यनों ने आक्रमण किया है और इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उन्हीं को जाता है। उनके प्रमाण या उन्होंने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कैसे की? सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी पॉपुलर साइट है मोहनजोदड़ो, वहाँ से हमें बहुत बड़े पैमाने में एक ढेर मिलता है ह्यूमन स्केलेटन का, मानव की हड्डियों के अवशेषों का। इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे लोगों के अवशेष हड्डियों के एक स्थान से मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि हो न हो बहुत बड़ी तादाद में कई सारे लोगों को एक साथ मारा गया है। इसके साथ ही ऋग्वेदा में हमें हमारे इंद्र जो भगवान हैं इनको पुरंदर बोला गया है, पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, जो किलों को तोड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं हमें आर्यंस की सुध दिलाता है। अब बाकी अगर कारणों की तरफ हम रुख करें
तो कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि एक कारण नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, कई सारे कारण इस पतन के पीछे शामिल हैं।